नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2023 को, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। और ये क्लास होगी आपकी, ये आपकी आखिरी क्लास होगी। कौन सी होगी? ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है ना। किसकी? सीटेट पेपर 2 की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके 2023 से पेपर हुए थे, किसमें? 2023 में। उसमें जितने सेट थे हमारे, वो हम सारे सेट आपको करवा चुके हैं। क्या है? हम उसे करवा चुके हैं। और इसके बाद में आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसके और भी सीरीज को आगे तक लेके जाएं। अब भी समय आ चुका है जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। कौन सा वाला? रिवीजन का। क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप रिवाइज कीजिए काफी अच्छे से। तो ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या हमारा? व्हाट वी थिंक, जो हम सोचते हैं, बी बिकम, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ में कैसा होगा? बुरा होगा। तो अच्छा सोचिए और 130 के पास पहुंचिए, ठीक है ना। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, देखिए। हमसे बोला गया है, क्या बोला गया हमसे कि वाई इज सेलुलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स। मानवों में सेलुलोज जो होता है समृद्ध भोजन के रुचांक का एक स्रोत क्यों होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन क्या है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है कि सेल्यूलोज गेट अब्सॉर्ब इन ह्यूमन बॉडी। सेल्यूलोज जो होता है मानव रुधिर में क्या अवशोषित हो जाता है। हमको यह पता है जो सेल्यूलोज होता है हमारा, क्या सेल्यूलोज, वो ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो जानवर होते हैं ये काम वही कर पाते हैं, कि गाय भैंस हुई, ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। परंतु जो इंसान होते हैं, इंसानों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ये काम कर सकें या कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा ऑप्शन बी है। बी क्या है? सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड एंड इगेस्टेड एज रफेज। सेल्यूलोज को पचाया जाता है और रुक्षांक के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा है, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मानवों में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए उसमें इंसानों में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऑप्शन डी हमारा है, सेल्यूलोज इज कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स बाय सेल्यूलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया। सेल्यूलोज को सेल्यूलोज पाची जीवाणुओं द्वारा रेशों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका आपका सिर्फ एक ही आंसर सही है। कौन सा वाला? सी वाला, कि इंसानों में आपका एंजाइम्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से सेल्यूलोज हमारा नहीं पच पाता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। टू मेटल बॉल्स एक्स एंड वाई सेम वॉल्यूम। दो बॉलें हमारे पास में कौन सी? एक्स और वाई है, ठीक है ना। दो सर्वसम गिलासों ए बी में समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु की दो गेंदें एक्स वाई पूर्णतः डुबोई गई हैं। उसके बाद में एक्स का जो द्रव्यमान है वाई के 3 गुना है। कैसा है? वाई के 3 गुना है। दोनों गिलासों में किस गिलास में जल का स्तर अधिक होगा, ये हमको बताना है। क्या बताना है? मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर ये है और एक ये है, और नहीं, कंटेनर तुम्हारा क्या है? कंटेनर हमारा सिर्फ एक ही है। उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने दो बॉलें डाली हैं। कौन सी? एक हमारी एक्स बॉल है और दूसरी हमारी वाई बॉल है। कैसी है? एक हमारी एक्स और दूसरी वाई। और ये जो है, ये किससे भरा हुआ है? ये भरा हुआ है हमारा किससे? पानी से भरा हुआ है। जो गिलास है किससे भरा हुआ है? ये भरा हुआ है पानी से, ठीक है ना। चलिए, क्या बोला गया हमसे कि with greater density than water fully submerged into two identical glasses A and B, mass of X is 3 times of that Y। जो मास है इसका इसका X का, वो 3 टाइम ज्यादा किसके? Y के है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द टू ग्लासेस विल द लेवल ऑफ वाटर इज ग्रेटर। तो कौन सा इसमें आसानी डूब जाएगा या कितनी अंदर तक डूबेगा?
तो देखिए, जल का स्तर होता है, क्या होता है, वो एक समान रहेगा। कैसा होगा, समान रहेगा इसमें। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल का स्तर ए और बी में कैसा होगा, दोनों में समान होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। 3 के हमसे पूछ रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से, पहला हमारा है एक्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 into 4, और दूसरा हमारा क्या है वाई है जिसका है 2 7, और तीसरा हमारा क्या है जेड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1। ठीक है ना। हमको बोला गया है, क्या बोला गया हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड, तो कौन सा कंपाउंड बन सकता है ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वाई, वाई में क्या है 7 है, तो यानी कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। और जो हमारा जेड वाला है उससे एक छोड़ना है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है जिससे वो पूरा हो सके, दो में बदल जाए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जो वाई और जो जेड है वो आपस में एक कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। क्यों, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और उससे एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सवाल का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 4 है, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलाई जा सकती हैं। तो ये बात आप भी जानते हो कि पोलियो की बूंदें सिर्फ पोलियो के लिए पिलाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि आप डायरिया आपको हो जाए तो आप पोलियो की बूंदें पिला दें उसको जाके। तो ये तो आपका S1 क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया आगे कि पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया, पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती हैं। तो ये भी क्या सही बात है, दोनों हमारे क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है और आपस में एक दूसरे को व्याख्या कर पा रहे हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5 है। ये क्या है, ये हमारी एक मैचिंग है। क्या है, मैचिंग है। यहाँ पे मतलब कॉलम ए में कुछ मतलब इम्प्योरिटीज रखी हुई हैं और वो किसकी वजह से होती हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है ये बात आप भी जानते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखी हुई है, कौन सी, कॉलेरा। तो अगर आपको कुछ पता भी ना हो तब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगा दें, कौन सा वाला, सी वाला लगा देंगे, थर्ड वाला। और एक का थर्ड कहाँ पे है, ये सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे है, या तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। ये रहे हमारे न्यूट्रिएंट्स। और ये कहाँ पे है, ये हमारे होते कैसे, जैसे फॉस्फोरस हुआ, ये क्या होते हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो डी का आपका हो जाएगा कौन सा, सेकंड। और डी का सेकंड कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे भी है और ये वाला यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो ये तो आपको वैसा भी नहीं होगा, आपके ए और सी में कॉम्पिटिशन चल रहा है आपके बराबर का। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जो आपकी कैसी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, क्या हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो वो होते हैं कौन से हमारे, वो होते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं हमारे। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 4, सी का हमारा 4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमको क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं, ये जो सवाल था इसको हिंदी में हमने यहाँ पे लेके आए हुए हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ए बी सी दिए हुए हैं, आपको बताना ए बी सी जी क्या होगा, कि आपको ए बी सी जी हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एक चीज है, हैव अ थिन वॉल, उसके पास कैसी है, उसकी पतली भित्ति होती है। तो पतली भित्ति किसकी होती है ये बात आप भी जानते हो, किसकी होती है, वो होती है हमारी किसकी, बेंस की। किसकी होती है, जो हमारी क्या होती हैं, सिराएं होती हैं, उनकी कैसी होती है, थिन वॉल होती है। तो ए क्या होगा, ये हमारा हो गया बेंस।
आगे लिखा हुआ है फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, हैव थिक इलास्टिक वॉल। कैसी हो रही है, दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं और कैसी होती है, मोटी लचीली भित्ति की होती है। तो वो कौन सी होती है, वो वाली होती है आर्टरीज। क्या होती है, हमारी धमनियां होती हैं। आपको पता होगा जो हमारी धमनियां होती हैं वो जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में लेके जाती हैं। उनकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। अब थिक इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जो ब्लड होता है काफी तेजी से फ्लो करता है, जिसकी वजह से अगर मतलब वहां का पाइप कैसा होगा, कमजोर होगा, पतला होगा, तो वो मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक ना हो इसके लिए उसके वहां की जो बॉल होती है, दीवारें कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं। तो बी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा आर्टरीज। ठीक है ना। उसके बाद में आगे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है आगे हमारा, ब्लड फ्लो आई हाई प्रेशर। जो आपका खून है, रक्त आपका उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। तो वो कहाँ पर होता है, वो हमारा आर्टरीज में होता है। किस में होता है, आर्टरीज में होता है, आपकी धमनियों में होता है। तो सी क्या हो गया, सी हमारा हो गया आर्टरीज हो गया, हमारा आर्टरीज हो गया। कि जो हमारी आर्टरीज होती है वहां पर कैसा होता है, हाई प्रेशर की वजह से आपका ब्लड भागता है वहां से। अब देखते हैं डी वाले पे। डी बोल रहा है वॉल्व आर प्रेजेंट दैट हेल्प द ब्लड फ्लो। वहां पे क्या है, कपाट उपस्थित होते हैं जो रक्त को केवल एक ही वो लेके जाने में हेल्प करते हैं। तो वो किस में होते हैं, कपाट आपके सिर्फ और सिर्फ आपको बेंच देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बेंच में। तो डी हमारा क्या होगा, डी हो गया हमारा बेंच। तो ए और डी के हमारे बेंच हैं और बी और सी के हैं हमारे आर्टरीज हैं। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 7। देखिए, विच ऑफ द मटेरियल कुड बी यूज एज अ फ्यूज। हम किस मटेरियल का पदार्थ का उपयोग करेंगे एज अ फ्यूज के रूप में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए जो फ्यूज होता है उसकी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो ब्रेक ना हो। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या कौन सा हो जाएगा, जो सी हमारा यहाँ पर है उसका इस्तेमाल हम करेंगे एज ए फ्यूज के बनाने के लिए। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है हमारा। सिंपल सवाल आया हुआ है आपका, ऐसे सवाल हमने आपसे पहले भी करवाए हुए थे। देखिए, 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। क्या है आपकी, 4 टेस्ट ट्यूब है आपकी, 1 2 3 और 4 है। ठीक है ना। आगे बोला गया है कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमने क्या डाला है, टेस्ट ट्यूब ए में कंटेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिल्क। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपका, मिल्क डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब ए में। उसके बाद में टेस्ट ट्यूब बी है, कौन सी वाली, बी वाली, उसमें क्या है, कंटेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब बी में क्या, बी हमारा ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ठीक है ना। और टेस्ट ट्यूब सी में कंटेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैलेमाइन। इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें हमारा कैलेमाइन पड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब बी में। उसके बाद में हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब है कौन सा वाला, हमारा टेस्ट ट्यूब है डी वाला। डी कंटेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आंवला। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, इसमें हमारा आंवला पड़ा हुआ है। कौन से वाले में, डी वाले में। ठीक है ना। तो हमको बताना है, क्या बताना है कि व्हाट कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर। अगर इनमें हम क्या डाल दें, रेड लिटमस पेपर का भी डाल दें, डिप करें, तो क्या टेस्ट होगा, मतलब कि कौन सा रंग क्या कन्वर्ट करेगा। तो ये हमको बताना है। क्या बताना है कि अगर लाल रंग के लिटमस को इसमें डालते हैं, तीनों में ए बी सी और डी में डालते हैं, तो क्या होगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा। देखिए, ये बात आप भी जानते हो, अगर कोई भी चीज अगर हमारी अम्ल होती है, कैसी होती है, एसिड होती है, तो वहां पर आपका ब्लू जो लिटमस होता है आपका ब्लू लिटमस कहाँ चला जाता है हमारा, वो जाता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं पर अगर हमारा बेस हो, क्या हो, बेस हो, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका रेड लिटमस कहाँ पहुंच जाएगा, आपका ब्लू हो जाएगा। है ना। तो अब आपको यही पहचानना है कि कौन सा हमारा अम्लीय होगा और कौन सा क्षारीय होगा। अगर अम्लीय है तो लाल का लाल रहेगा और क्षारीय है तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा हमारा। तो देखिए,
अब हमारा मिल्क है, तो मिल्क में तो मतलब कोई चीज, मिल्क कैसा हमारा थोड़ा सा एसिडिक होता है, कैसा हल्का सा एसिडिक होता है, तो वो हमारा लाल का लाल रहेगा, रेड का रेड रहेगा। और उसी तरीके से हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज भी कैसा हमारा लगभग एसिडिक है, तो कैसा हो जाएगा हमारा लाल रहेगा। उसके बाद में जो हमारा क्या होता है कैलेमाइन, वो भी क्या है, वो भी हमारा थोड़ा सा एसिडिक है, तो कैसा हो जाएगा, वो वाला भी हमारा रेड हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर है कंटेन आंवला। आंवला भी कैसा होता है हमारा थोड़ा सा, कैसा होता है आंवला होता है कैसा अम्लीय होता है, तो ये भी रेड हो जाएगा। परंतु जो हमारा कौन सा है कैलेमाइन, वो कैसा होता है, वो हमारा थोड़ा सा बेसिक होता है, कैसा होता है बेसिक होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ब्लू। ठीक है ना। तो ए बी और डी कैसे हो जाएंगे, हमारे लाल के लाल रहेंगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला सी वाला जो होगा, वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा नीला हो जाएगा। ऐसा हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, देखिए उसी सवाल को हम हिंदी में लेके आए हैं आपके लिए। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 9। 9 क्या हमारा कि which of the following is not an application of chemical effect of electric current। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका सिर्फ एक ही आंसर जवाब है, वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकन, ये उसके अनुप्रयोग नहीं है, बाकी सारे हमारे हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 10 है। सिंपल सवाल आया हुआ है आपका, बहुत ही सिंपल है। Which of the following scientific concept can be illustrated through a periscope। आपको हमने पेरिस्कोप बारे में बहुत बार भी समझाया हुआ है पहले भी, कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रत्ययों में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें किसका होता है, इसमें सिर्फ एक का उपयोग होता है, कौन सा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसका होता है, हमारा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है, किसका होता है, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। अब ये पेरिस्कोप काम कैसे करता है, देखिए मान लीजिए ये हमारा कैसा है, एक पाइप है, और बाहर व्यक्ति बैठ के, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है और अंदर किसी व्यक्ति को देखना है कि बाहर क्या चल रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पर लगा देगा मिरर, क्या लगा देगा, यहाँ पर लगा देगा एक मिरर, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक शीशा लगा देगा वो। और जब यहाँ से लाइट जाएगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंचेगी, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से अंदर बैठे हुए भी व्यक्ति जो होगा वो बाहर के व्यक्ति को देख पाएगा। जैसा इस तरह इसका इस्तेमाल आपका कहाँ पे होता है, जैसे हमारी सबमरीन होती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है हमारा। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का बहु परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11 है। इन लेबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फिल्म शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली। प्रयोगशाला में एक परख नली के लिए जल को जल्दी से उबालने के लिए अनीता को ज्वाला के कौन से क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, जहां पर वो जो आपकी पानी है काफी तेजी से कैसा हो जाए, गर्म हो जाए। तो जो हमारी फ्लेम होती है, आग हमारी, उसमें हमारे बहुत से रंग होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत से रंग होते हैं। शुरुआत में आपका कैसा पीला होता है, कैसा होता है ऊपर तरफ, कैसा होता है पीला हो जाता है, और फिर थोड़ा सा लाल रहता है अंदर की तरफ, कैसा रहता है अंदर तरफ, थोड़ा सा लाल रहता है। और सबसे नीचे होता है वो कैसा होता है हमारा, नीला होता है, ब्लू ब्लू सा। और आपको पता है नीला नीला होता है, वही सबसे ज्यादा कैसा होता है, ज्यादा वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए जो वहाँ नीला जोन होगा उसका इस्तेमाल करेगी कौन, अनीता, किसके लिए, अपनी परख नली को काफी जल्दी से सही करने के लिए, यानी कि उबालने के लिए पानी को। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 12। सॉल्यूशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा
एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, दही है, कौन सा कर्ड है हमारा, ग्लूकोज, अल्कोहल, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, अल्कोहल और अमाइनो एसिड। तो आपको बताना इनमें से कौन सा हमारा अम्ल की मतलब अम्ल की तरह काम नहीं करेगा। तो कौन सा नहीं करेगा बता दीजिए फटाफट। देखिए, दही होता है वो कैसा होता है, हमारा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, आप भी जानते हो। और जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स वो कैसे होते हैं, वो भी हमारे एसिडिक होते हैं। दही और अमाइनो एसिड कैसे होते हैं हमारे, ये हमारे अम्लीय होते हैं। परंतु जो हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा एज ए एसिड करेक्टर शो नहीं करता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर क्या है, एक सवाल आया हुआ है, स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो, अरेंज देम करेक्ट सीक्वेंस। हमको बोला गया है कि मतलब जिस प्रकार से आप सिल्क बनाते हो वो करेक्ट मतलब कि वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, कि बारी बारी क्या होगा वहां पर। तो ऐसा हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, जो हमारी फीमेल मॉथ होती है वो क्या देती है, वो हमारे अंडे देती है, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, पहले हमारा हो गया बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा, एग आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। क्या होगा कि उसको गर्म किया जाएगा उन अंडों को, तो जिससे हमारा क्या बन जाए, लार्वा हमारा फूट जाए, मतलब अंडा ब्रेक हो जाए। तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद हमारा आ जाएगा डी वाला, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा क्या, कि लार्वा क्या हो जाएगा, लार्वा या सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन क्लीन ट्रेस अलोंग विद फ्रेश मलबेरी लीव्स। जो लार्वा को हम कहाँ पर रख देंगे, जो आप पे मलबेरी जो हमारी होती है ना, उनकी लीव्स पे डाल देंगे। तो बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। देन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा कौन सा वाला, देखिए कि फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम कोकून्स। जो कोकून होगा वहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, हमारा फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो सी के बाद हमारा आएगा क्या, ई आ जाएगा। और ई के बाद क्या होगा हमारा, ये होगा कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड वाटर। कोकून को हम वहां से निकाल के गर्म पानी में उसे क्या करेंगे, उबालेंगे। क्या करेंगे, गर्म पानी से उसे उबालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आखिरी में क्या करेंगे, आखिरी में हम क्या कर देंगे, आफ्टर 25 या 30 डेज, 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून। उसके बाद उससे हम स्पिन कर लेंगे, मतलब उससे वहां से ऊन को निकाल लेंगे। देन हमारा ई, तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 13 का क्या, हमारा 13 का है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 14। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि quid is term given to the food of ruminant which is, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पत क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये हमको बताना है। जो पशु हमारे जुगाली करते हैं उसका जो भोजन होता है वो कैसा होता है, वो हमारा कैसा हो जाता है, वो हमारा पार्सली डाइजेस्टिव होता है। कैसा होता है, पार्सली डाइजेस्टिव होता है, मतलब कि पूरी तरीके से पचा हुआ नहीं होता है। जिसकी वजह से जो हमारी गाय पशु होते हैं वो वापस से उन्हें मुंह में लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं, मुंह में लेके आते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा स्वेलोड एंड पार्सली डाइजेस्टेड, निगले गए और आंशिक पाचित भोजन को क्या होते हैं, वापस लेके आते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है हमसे कि यू आर प्रोवाइडेड विद 4 सॉल्यूशंस। आपने मतलब 4 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए किसको, बच्चों को। पहला हमारे क्या है हमारे पास में, बेकिंग सोडा, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी, कर्ड दही, और तीसरा हमारा क्या, चौथा चौथा हमारा है शुगर चीनी। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल ऑफ ईच सॉल्यूशन। आप किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है या न्यूट्रल है, मतलब कि बराबर है।
तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस में है, हमारे पास है बेकिंग सोडा, सॉइल सॉल्यूशन, दही, और उसके बाद में हमारा आखिरी क्या है, हमारा आखिरी में है चीनी। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे मेथाइल ऑरेंज का। किसका इस्तेमाल करेंगे, मेथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम ये पता कर पाए कि जो हमारे पास चार सॉल्यूशन है ए, बी, सी और डी, इनमें से हमारे कौन से अम्लीय हैं, कौन से अम्लीय नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 16 है। 16 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होता है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हमारे पास ऑप्शन में है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। परहरित जो द्वार प्रकाश ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्या सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके क्या होती है, क्लोरोफिल क्या करता है, हमारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन बी क्या है, बी है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन करता है हमारा। कब, जब हमारी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इसमें केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं उससे। तो ये भी क्या, ये भी हमारा सही है। उसके बाद में आगे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, तो ऐसा तो हमारा होता नहीं वहां पे, क्या वहां पर ऑक्सीडेशन हमारा नहीं होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 17। ऐसे हमने सेम सवाल आपको कल भी करवाया हुआ था, परंतु कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्री एंड ऑफ अ वायर इन अ सर्किट कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड स्विच आर कनेक्टेड वन बाय वन। जहाँ पे तार है उसको क्या किया हमने, एक एक करके मतलब उससे कनेक्ट किया, किसके साथ में, पहले क्या हमारा एक सेल है उसको मतलब कनेक्ट किया यहाँ पे सेल के साथ में, ये इस प्रकार से। और वहां पर उसके बाद में क्या है, एक स्विच है हमारा, स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि द वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और थिकनेस कैसी उसकी 5 मिलीमीटर है। यहाँ पर जो लेंथ है वो कैसी है उसकी, जो लेंथ है हमारी किसकी, पहले वाले वायर की, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 है, 10 सेंटीमीटर क्या उसकी लेंथ है। और थिकनेस किसकी कितनी है, उसकी थिकनेस हमारी है 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हमारा बी वाला है, उसकी क्या है, उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और उसकी चौड़ाई कितनी है 5 मिलीमीटर है। तो सवाल हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। सवाल हमारा क्या है, कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए हमारा एक लॉ होता है, कौन सा वाला एक नियम है, जूली लॉ। कौन सा जूल लॉ है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। कौन सा है हमारा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसके हिसाब से जो हमारा हीट होता है वो क्या होता है, हीट बराबर होता है हमारा आई स्क्वायर आर अप टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। और ये बात आप भी जानते हो, जो हमारी आर होती है, क्या हमारी आर वो किसके बराबर होती है, रो इक्वल टू एल अपॉन ए। किसके बराबर होती है, एल अपॉन ए। तो अगर हम ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली कौन सी वाली, आर वाली, अगर इसे पुट कर देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आर की जगह पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारी थिकनेस है वो कैसी है, सेम है। सिर्फ अंतर किसमें, अंतर हमारा सिर्फ इसमें है, किसमें, लेंथ में है। तो देखिए एच हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जिसकी लेंथ ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, जिसकी हमारी लंबाई ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हमारी क्या होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए हमारी बी की क्या, बी की लंबाई ज़्यादा है, क्या है, बी की लंबाई ज़्यादा है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। तो जो बी होगा
वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू ए के मुकाबले। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, इसका आपका हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला। मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ बी, बी के केस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू ए के मुकाबले। तो सवाल नंबर 17 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 18। यहाँ पे लिखा हुआ है संजय पुट्स अ एम्प्टी प्लास्टिक बोतल इन अ रेफ्रिजरेटर। और उसने क्या किया, फ्रिज में एक खाली बोतल रख दी, किसने, संजय ने, प्लास्टिक की। आफ्टर फ्यू आवर व्हाट विल बी ही ऑब्जर्व, कुछ घंटों के पश्चात वह क्या अवलोकन करेगा। तो देखिए क्या है कि अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल को कहाँ पे रख दें, फ्रिज के अंदर रख दें जाके, कहाँ पे रख दें, फ्रिज में रख दें जाके, तो फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो हमारी बोतल होगी कैसे हो जाएगी, बोतल हमारी पिचक जाएगी। क्या हो जाएगी, बोतल हमारी पिचक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर हमारा कम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा द बोतल विल बी, द बॉटल विल बी कोलैप्स या कॉन्टैक्ट बोलते हैं उससे, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बोतल। जब हमारी बोतल होगी उसके साथ क्या हो जाएगा, अंदर हमारे प्रेशर होगा वो हमारा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो बोतल होगी वो कैसे हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, मतलब कि सिकुड़ जाएगी। बोतल के अंदर का दाब हमारा ह्रास हो जाएगा, हाँ हमारा बोतल हमारी कैसे हो जाएगी, संकुलित हो जाएगी। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कौन सा हमारा कथन सही है, ये हमको बताना है। क्या बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। हमारा पहले लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इन इफ इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, एक वस्तु तभी दृष्टित हो सकती है जब वह प्रकाश का क्या करे, परावर्तन करे। आपको पता है अगर कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है तो क्यों दिखाई पड़ रही है, वो इसे दिखाई पड़ रही है क्योंकि अगर वहां पे कोई भी लाइट रे पड़ रही है तो वो वहां पे क्या होगी, रेफ्लेक्ट होगी। रेफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, हमको वो चीज दिखाई पड़ती है। आपने ये चीज पढ़ी होगी अच्छे तरीके से। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। आगे बोल रहा बी वाला, क्या बोल रहा है, द कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज, एक उत्तल लेंस सर्वदा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। देखिए ऑलवेज नहीं करता है, कभी कभार वो मतलब वर्चुअल इमेज का भी इस्तेमाल कर देता है, बना देता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट हमारा है क्या, कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड रेक्ट इमेज, एक आवर्ती एवं सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है कि सीधी और बड़ी इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में स्टेटमेंट डी हमारा है क्या है, व्हेन द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट द इमेज ओरिएंटेड इज इरेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब का उन्मीकरण सीधा होता है। और ये भी क्या, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो आपका ए सी और डी के ऐसे स्टेटमेंट हमारे सही है और सिर्फ और सिर्फ बी वाला क्या हमारा गलत है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 20। सिंपल सवाल है, आपने इससे पहले भी किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ डाई लिटमस, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सूक्ष्म लिटमस पेपर को रंग नहीं बदलता है। क्या होता है, रंग नहीं बदलता है। तो एसवन क्या है, एसवन हमारा ट्रू है। ये कैसे हमारी सही बात है। जो हमारा डाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मतलब कि उसमें बिल्कुल ही पानी की मात्रा नहीं है, उसमें वाटर हमारा नहीं है, इसलिए वो कैसा है, इसलिए वो शुष्क है, मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं है। और पानी की मात्रा नहीं है तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हमारा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिटमस पेपर ऑलवेज चेंज ऑफ कलर ओनली प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन।
जो हमारा क्या होता है लिटमस पेपर H पॉजिटिव आयन या OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की उपस्थिति में क्या होता है रंग परिवर्तन करता है। अब ऐसा नहीं होता है, H2 क्या हमारा H2 हमारा गलत है। तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 हमारा सही है और H2 क्या हमारा गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 21। यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है 21 में कि वाइल टीचिंग मोशन इन अ क्लास, हम क्या कर रहे हैं कक्षा में गति का शिक्षण कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, अपने मोशन पढ़ा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है अ टीचर इज रिमार्क्ड न्यूटन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू वेरी स्मॉल एंड मैसिव सिस्टम। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे कि न्यूटन का जो सिद्धांत होता है बहुत छोटे और भारी निकायों से संदर्भित अवलोकनों की व्याख्या नहीं कर पाता है। ऐसा बोलना किसका, टीचर का बोलना है। दिस वॉज डन बाई थ्योरी ऑफ रिलेटिव बाई आइंस्टीन, यह आइंस्टीन के आपेक्षित सिद्धांत द्वारा ही किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, इसके बाद में जो हमारे क्या आए थे आइंस्टीन सर आए थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था किनको, न्यूटन के लॉ को, थ्योरी को। Which of the following aspect about nature of science is the teacher highlighting above? निम्नलिखित में से विज्ञान को प्राकृतिक के किस पहलू पर शिक्षक जो है हमारा उपरोक्त विषय पर बल दे रहा है। तो किस पे बल दे रहा है, वो दे रहा है हमारा किस पे, टेंटेबिलिज्म ऑफ साइंस, विज्ञान में अनंत अनंती मता के बारे में। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 22 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिया हुआ क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स द टीचर ट्राइंग टू डेवलप अमंग हर स्टूडेंट्स। अध्यापक जो है वो बच्चों के साथ में क्या इसका उपयोग करके मतलब सिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, अ टीचर एंड हर स्टूडेंट्स आर डूइंग एन एक्टिविटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के ऊपर मतलब टीचर और मतलब विद्यार्थी आपस में क्या कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डेट द बल्ब इस इलेक्ट्रिक सर्किट डिड नॉट ग्लो। द टीचर आस्क्ड व्हाई डू यू थिंक बल्ब डिड नॉट ग्लो, व्हाट कैन यू डू टू मेक इट्स ग्लो। उन्होंने क्या किया मतलब सर्किट बना दिया इस प्रकार से, यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, एक यहाँ पे लगा दिया बल्ब, क्या लगा दिया एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया स्विच, क्या लगा दिया उन्होंने स्विच लगा दिया। उसके बाद में कभी मतलब उसे बंद कर देना है, कभी उसे जला दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि मतलब बच्चे से पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसा आप क्या करोगे कि ये जो बल्ब है वो जल जाए। तो इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है क्लास में वो किस लिए किया जा रहा है, वो किया जा रहा है हाइपोथेसिस के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ये जो सवाल था उसका क्या हो जाता है, परिकल्पना करना कि बच्चा मतलब आपका किस प्रकार से कहाँ किस हद तक सोच सकता है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 23 है। इसको हम हिंदी में देखते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं होता तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ऊष्मा का स्रोत उपलब्ध नहीं हो तो क्या होगा, तापमान में कोई परिवर्तन हमारा नहीं होगा। विद्यार्थियों को इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कार्य योजना का उपयोग करेंगे। तो ये हमको बताना है कि बच्चों को सिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या ऑप्शन में, ऊष्मा एवं तापमान के संप्रतन पर आधारित इस समस्या दीजिए और सही उत्तर पर क्या करें, चर्चा करें। ऑप्शन बी हमारा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके संप्रतनों पर विचार करने के लिए कहें। देखिए एकदम क्योंकि हमारा जो बच्चा छोटा सा है एकदम उसे किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते हैं, तो ये तो हमारा साफ साफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा है कौन सी वाला, कि विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने को बोलें, उसके बाद में प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्रेशर करने के लिए कहें। कि आपने क्या किया कि बच्चों से बोला कि आप घर पे जाके मिक्सी में मसाले पीसिए,
जब मसाला पीसता है तो कैसा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आप उनको पूछें। और ऑप्शन डी हमारा है, विद्यार्थियों को एक खाली प्लास्टिक की बोतल को कुछ घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने का क्रियाकलाप करने को कहें, और जो भी वो देखता है उसे नोट करने के लिए बोले। तो ऐसा भी देखिए, आपका जो डी वाला है और सी वाला है वो लगभग सही है, परंतु जो हमारा सी वाला है वो मोर करेक्ट है एज कम्पेयर टू डी वाले के मुकाबले। तो इसका आपको हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 24। यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के अन्वेषण के संबंध में सही नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, इट इन्वॉल्व्स जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें अवलोकनों का सामान्यीकरण होता है। बिल्कुल होता है। क्या होता है, जनरलाइजेशन ऑब्जर्वेशन हमारा होता है, तो हमारा सही हो गया। उसके बाद में ऑप्शन भी क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग इंटरफेरेंस। इसमें निष्कर्ष का निकालना भी होता है। तो क्या होता है, इसमें हमारा निष्कर्ष निकालना भी होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स लेबोरेटरी वर्क ओनली। इसमें केवल प्रयोगशाला कार्य होता है। देखिए जहां पर इस प्रकार का जो सवाल आ जाए ना, कि सिर्फ ओनली मतलब टाइप में, या मतलब केवल, तो ये क्या है, ये हमारे एक प्रकार के निगेटिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये हमारे निगेटिव वर्ड्स बन जाते हैं। हमारे कैसे बन जाते हैं, निगेटिव शब्द बन जाते हैं। और जहां पर निगेटिव वर्ड्स की बात आ जाए तो वो हमारे कभी ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सही नहीं है, इसलिए मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइन assumptions of constructivism approach in science। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का अनुमान नहीं है। तो मतलब कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। हमारा ऑप्शन पहला है, क्या है, नॉलेज इज एक्टिविटी कॉन्स्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय से क्या होता है, निर्मित होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान जो होता है, नॉलेज हमारी, वो बच्चा एक्टिव होकर सीख सकता है। ऑप्शन बी हमारा है, क्या है, कि सोशल इंटरेक्शन इन अ कल्चरल कॉन्टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक अनुष्ठान क्या करें आवश्यक है। तो ये भी क्या हमारा सही है, ये ऐसा भी हमारा होता है। ऑप्शन सी हमारा है, लर्नर्स नेविव आइडियाज आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट एंड शुड बी एड्रेस्ड। शिक्षार्थियों को के सहज विचार को वैज्ञानिक रूप से गलत है और इससे उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। और यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शन डी हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन इन लर्नर्स प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। शिक्षार्थियों में संपदा निर्माण में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट सही ऑप्शन। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 26 से, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं किसको, क्लास 7 के बच्चों को। एनसीईआरटी की आपकी क्लास किताब है, चैप्टर हमारा कौन सा, फॉरेस्ट अवर लाइफ टाइम। कौन सा है, हमारा लाइफ टाइम का है। और वहां पर आपके इस प्रकार का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हमको बताना है साइंस के एजुकेशन के हिसाब से कौन सा हमारा सही होगा। और ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 27। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या होता है, आपका सूत्रकार का कोशिका क्या होती है, एक बिजली घर होता है। दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट, ये कथन हमको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमको प्रिंसिपल। क्या बता रहा है, ये क्या हमारा एक सिद्धांत है।
क्या है हमारा, ये एक प्रकार का हमारा सिद्धांत है, ठीक है ना, कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 28। 28 क्या बोल रहा है, साइंटिफिक थ्योरीज में बी इन कमर्शियल, वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे होते हैं, असमय होते हैं। तो ये क्या हमारा सही है, हमें बता देता है आपको ऐसा क्यों होता है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन अ थ्योरी डिपेंड्स ऑन द थ्योरी टू विच दे बिलोंग, क्योंकि इस सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रदाय उस सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिसमें वे संदर्भित होते हैं। तो दोनों के हमारे सही है और दूसरा हमारा व्याख्या कर रहा है उसकी। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट से पहले का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज्ड एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। ऑप्शन पहला हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है टीचर यूजेस वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस टू प्रोमोट लर्निंग, शिक्षक अधिगम को प्रोन्नत करने के लिए विविध शिक्षण अधिगम सामग्रियों का करता उपयोग करता है। तो ये तो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा। जो अध्यापक होता है वो अलग अलग मतलब अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है अपने अध्यापन समय पे। ऑप्शन बी हमारा है टीचर्स एंगेजेस लर्नर्स इन ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग, शिक्षक जो होता है शिक्षार्थियों को समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम के लिए क्या करता है, व्यस्त रखते हैं कि वो आपस में बातचीत करेंगे तो उनका डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। तो ये भी क्या हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा। ऑप्शन सी हमारा है टीचर डिजाइन यूनिफॉर्म एजुकेशन अप्रोच फॉर पार्टी अमंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्प करता है। तो ऐसा हमारा नहीं करता है, ठीक है ना। और ऑप्शन जी हमारा है टीचर्स डेवलप इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन स्तर के क्या करता आधारित वैयक्तिक शैक्षिक योग्यता विकसित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए आज का आखिरी सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स you are likely to encounter while teaching pressure to the learner of class 8th, कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को दाब प्रेशर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा का सामना कर सकते हैं आप। देखिए तो किसे कर पाएंगे आप, इसे कर पाएंगे तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है, प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए तो आपको धन्यवाद, मतलब कि हमको धन्यवाद, और आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। आपको ऑल द बेस्ट। जिस प्रकार से बटरफ्लाई मतलब ऊपर तरफ जाती है उसी प्रकार से आप अपने जीवन में काफी आगे तक जाइएगा। और ये कभी मत सोचिएगा कि मतलब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे जो बच्चे होते हैं वही उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है काफी सिंपल आएगा, पेपर कैसा आएगा आपका, काफी सिंपल आएगा। और आपको जो करवाया गया है आपके क्लासेस में, उन क्लासेस में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए गए हैं, जिससे आपको जो आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।